जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वविद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट रीट या सीटीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक आपका टॉपिक है प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज। ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाए जाएंगे। विस्तृत अध्ययन के साथ ही आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम से जुड़ें। कोई भी आपको डाउट लगता है तो इंस्टाग्राम में सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आईएएस स्टडी ट्रिक सर्च करना होगा। साथ ही ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करें और फेसबुक से जुड़ने के लिए भी आपको सुमित जैन सर्च करना है। वो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहें और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि यह एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। ठीक है, पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फसल किसे कहा जाता है तो आपका बिल्कुल सीधा सा उत्तर होगा कि पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे कहा जाता है फसल। ठीक है, और जो है आपको बताना है कृषि किस प्रकार की क्रिया है तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कृषि मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, जैसे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन होगा कृषि कितने प्रकार से की जाती है तो आपका सीधा सा उत्तर होगा निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में अभी भी स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, जिसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो निर्वाह कृषि को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपका सीधा सा उत्तर होगा स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के बारे में जाने तो इसके अंतर्गत एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें उगने वाली खरपतवार आदि को उखाड़कर फेंका नहीं जाता, अपितु उसको वहीं जला दिया जाता है। इस प्रकार की राख भूमि को क्या बनाने में और उर्वर बनाने में सहायक होती है। इस कृषि में भूमि को हल्की जुताई कर उसमें ही बीज डाल दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार की कृषि कहां पर होती है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, निम्न में से बताइए किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है तो आपका उत्तर होगा मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेती के नाम तथा उनके क्षेत्र निम्नलिखित हैं। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा झूम कृषि। देखें, झूमिंग कृषि जिसे आप बोलते हैं, ये कहां कहां प्रचलित है तो उत्तर पूर्व भारत यानी कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि में झूमिंग कृषि जो है झूम कृषि प्रचलित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दीपा, छत्तीसगढ़ में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? दीपा। बुंदेलखंड में बेबार, बुंदेलखंड में इसे क्या कहा जाता है? बेबार। लदांग में मलेशिया में लदांग, ब्राजील में रोका, रोका है ना, रोपा नहीं, रोपा नहीं समझना, रोका, ब्राजील में रोका और आंध्र प्रदेश में पोडू। ठीक है, आपसे बिल्कुल सीधा सा नाम पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश में जो झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, उसे किस नाम से जाना जाता है तो आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड में बेबार कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब दोस्तों, एक कृषि एक बृहत संकल्पना है जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज देखें तो वे वस्तुएं जो प्रकृति से संबंधित अथवा प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मृदा, जल, प्राकृतिक तत्व आदि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत क्या है? प्रकृति है। ये चीज आपको याद रखनी है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वस्तुएं या फिर उपज कहा जाता है। ठीक है, उपज किसी भूखंड में एक निश्चित मौसम में पैदा की गई फसल की मात्रा को कहते हैं। उपज भूखंड की उर्वरता, सिंचाई, कृषि प्रणाली आदि पर निर्भर करती है। उपज में बहुविध फसल प्रणाली को अपनाकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर तथा आधुनिक कृषि विधियों को अपनाकर बढ़ोतरी की जा सकती है। किस चीज में? उपज में। ठीक है, फसलों की उपज में। मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध। मिट्टी, पानी
बीज और फसल का संबंध देखेंगे तो उपज प्राकृतिक संसाधन का उपजीव्य है, जिसे मृदा में अनुकूलतम मौसम में मृदा, बीज तथा उर्वरक की सहायता से अर्जित किया जाता है। मिट्टी मृदा से फसल का संबंध, मिट्टी मृदा से फसल का संबंध देखें तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश तथा खनिजांश प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है या मिट्टी कहलाती है? कौन सी? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, भूपरपट्टी। ठीक है। मृदा कई प्रकार की होती है, जिसमें देखें तो बात करें जड़ोल, बलुई, दोमट, काली, लैटराइट इत्यादि प्रमुख हैं। कई विशिष्ट उपज विशिष्ट मृदा में ही उपजाई जाती हैं। जैसे कपास का उत्पादन काली मृदा में होता है। कपास का उत्पादन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मृदा में होता है, तो काली मृदा में होता है। मृदा में फसल की बुआई के साथ सिंचाई एवं उर्वरक की आवश्यकता भी होती है, जिससे अधिक फसल उत्पादित की जा सकती है। मृदा की उपजाऊ शक्ति तथा इसकी गहराई पर किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है। पानी और फसल का संबंध देख लो। पानी कृषि के लिए अनिवार्य आयाम है, बिल्कुल सही बात है। भारत में सिंचाई की श्रेष्ठ व्यवस्था है, किंतु आज भी भारतीय कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है। नहरों, तालाबों एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। फसल उत्पादन के लिए पानी की अनिवार्यता निर्विवाद है, क्योंकि सभी फसलों को सिंचाई की समुचित मात्रा अनिवार्य होती है। पानी की मात्रा जो है अनिवार्य होती है किसी भी फसल के लिए। बीज से फसल का संबंध देख लेते हैं। बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियां जैसे जलवायु, प्रकाश आदि की उपस्थिति में अधिक वृद्धि करता है। बीज के बिना कृषि तथा कृषि प्रक्रिया का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। काय के बिना? बीज के बिना। किसानों द्वारा बीज का प्रयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। किसी भी विशेष प्रकार का बीज बनाया जाता है। बीज जैसे मान के चले धान का बीज होता है और धान की पूरी इस बीज के माध्यम से फसल उत्पादित की जाती है ना। इसी प्रकार चना, गेहूं सभी के बीज होते हैं और एक बीज बो करके किसान क्या करते हैं? फसल का उत्पादन करते हैं। कृषि में बीज गुणवत्ता का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सर्वोत्तम जलवायु होते हुए भी कम उपज प्राप्त होती है। अतः उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपयोग करने से उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों आपने देखे होंगे कि गेहूं की बात करें तो गेहूं में विभिन्न प्रकार के बीज अलग अलग होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी वो उत्पादन जो होता है जिनका क्या होता है? कम होता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है। तो बीज की गुणवत्ता की यहाँ पर बात हो रही है कि बीज का जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए? कृषि में विशिष्ट महत्व होता है बीज की गुणवत्ता का। ठीक है। जो किसान समझदार हैं और जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं, अच्छे बीजों का उपयोग करते हैं, वो फसल से अच्छा उत्पादन कर पाते हैं। और जिन किसानों को जानकारी कम है और जो इन बीजों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक इनकी पहुंच नहीं है, वो उपज की कम जो है उत्पादन कर पाते हैं। तो बीज की गुणवत्ता जो है कृषि में क्या करती है? विशेष महत्व इसका होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। खाद देख लेते। खाद या उर्वरक जिसे कहा जाता है, फसलों की पोषकता के लिए भूमि में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पौधों में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं। अब दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि पौधों में मुख्य रूप से कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 3। अब कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 तत्वों की आवश्यकता जो है अनिवार्य रूप से होती है पौधों के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रासायनिक और एक होता है जैविक। उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की आपूर्ति शीघ्रता के साथ करते हैं। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आपका उत्तर होगा 3। कौन कौन से होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तब आपका उत्तर होगा 2, रासायनिक और जैविक। ठीक है। तो इतने आपको यहां से कंप्लीट करना है। अब हम रासायनिक और जैविक उर्वरक के बारे में जानेंगे कि रासायनिक क्या होता है और जैविक क्या होता है। ठीक है। तो हमें रासायनिक उर्वरक देखना है तो इनका निर्माण प्रौद्योगिकी प्रयोग के साथ संयंत्रों में होता है। उनका रासायनिक उर्वरकों का यूरिया सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक है। अब किसानों तक यूरिया की उपलब्धता को प्रभावी बनाने के लिए
नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जाने लगा है। रासायनिक उर्वरकों में पाए जाने वाले हानिकारक रसायन मिट्टी की उर्वरता तथा पोषकता को कम करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा यूरिया, डीएपी, ये बहुत सारे आते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा रासायनिक उर्वरक है और कौन सा जैविक उर्वरक है, तो यहाँ पर आपने रासायनिक पढ़ लिया कि जो यूरिया है, डीएपी है, ये सभी रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। और ये रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को, की जो पोषकता होती है उसको कम करते हैं। ठीक है, जैविक उर्वरक देख लो, यह पर्यावरण हितैषी उर्वरक होता है जिसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार करता है। जैव उर्वरक का प्रभाव फसलों पर धीरे धीरे होता है। बाजार में है कल्चर के नाम से जाना जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव उर्वरक बाजार में किस नाम से जाना जाता है, तो एक कल्चर के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है जो रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अन्य फसलों के साथ दलदली फसलों को बोना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि दलहनी है ना, दलहनी फसलों के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। यहाँ पर दलहनी है जिसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो एक यही हो जाती है कि फसल चक्रण अगर होता रहता है तो एक फसल दूसरी फसल के जो पोषक तत्व है उनको क्या करती रहती है? पूर्ण करती रहती है। तो वर्मी कंपोस्ट, अगर बात करें जैविक उर्वरक में, तो वर्मी कंपोस्ट एक श्रेष्ठ जैव उर्वरक, इसका निर्माण किसानों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्या? वर्मी कंपोस्ट का। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि केंचुआ द्वारा जो खाद का प्रयोग, खाद बनाया जाता है, उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। एक श्रेष्ठ जैव उर्वरक है और इसका निर्माण किसानों द्वारा कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्मी कंपोस्ट हो गया। बायोमास का उर्वरक के रूप में प्रयोग फसलों की पोषकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होता है। जैव उर्वरकों का उपयोग अब विकल्प के तौर पर तीव्र गति से किया जा रहा है। तो आपने यहाँ पर जैव उर्वरक देखा दोस्तों और रासायनिक उर्वरक देखे, दोनों में अंतर भी आपने समझ लिया। अब आपसे सीधा सा एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन जैव उर्वरक है और कौन सा रासायनिक उर्वरक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैव उर्वरक आपने पहचान लिए, रासायनिक उर्वरक भी आपने पहचान लिए। ठीक है, विभिन्न फसलें एवं उनके उत्पाद क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, विभिन्न फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली फसलें, फल तथा मसालों का विवरण निम्नलिखित है। भारत की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक राज्य देखो। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, चाय की बात करें तो चाय का उत्पादक जो राज्य है वो क्या है? असम। ठीक है, असम राज्य जो है ये चाय का उत्पादक राज्य है। कॉफी का देख लो, कॉफी का कर्नाटक। ठीक है, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, रबड़ केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश, जौ उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का आंध्र प्रदेश, दालें महाराष्ट्र और गन्ना उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। ये प्रमुख फसलें हैं। वैसे तो बात करें कि ये प्रमुख फसलें सभी राज्यों में उत्पादित की जाती हैं, लेकिन अगर प्रमुख फसलों की बात होती है तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के नाम आते हैं। चाय के लिए असम प्रसिद्ध है, तो जौ के लिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ से इन फसलों को आपको याद रखना है। और भी देख लेते, भारत के प्रमुख फल एवं उत्पादक राज्य। फल और उत्पादक राज्य में देखें तो सेब, सेब के लिए जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अमरूद के लिए उत्तर प्रदेश, संतरा के लिए महाराष्ट्र, सहतूत पंजाब, अंगूर महाराष्ट्र, स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र, केला महाराष्ट्र में होता है, अनानास जो होता है वो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चीकू महाराष्ट्र, काजू के लिए प्रसिद्ध है गोवा, लीची उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रसिद्ध है लीची के लिए। आम अल्फांसो ये महाराष्ट्र इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये अलग अलग फल हैं और इनके लिए प्रसिद्ध जो राज्य हैं वो हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख मसाले एवं उत्पादक राज्य देखें तो काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? केरल। जीरा के लिए राजस्थान, इलायची के लिए केरल, मेथी के लिए राजस्थान, लौंग के लिए केरल, केसर जम्मू कश्मीर, दालचीनी के लिए केरल, सौंफ के लिए पंजाब। ठीक है, और तेजपात ये केरल, लहसुन हरियाणा, अदरक आंध्र प्रदेश, अजवाइन बिहार,
हल्दी आंध्र प्रदेश और सरसों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मसाला उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं अलग अलग राज्यों में। फसल उत्पादन में अनिवार्य कृषि कार्य देखेंगे, तो फसल उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। खेती की जुताई लेकर परिपक्व फसलों को संग्रहित रखने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। फसल उत्पादन में अनिवार्य कृषि कार्य निम्न है। जुताई एवं कृषि कार्य की आरंभिक प्रक्रिया है, जिसमें पौधे लगाने तथा कीट नियंत्रित करने के लिए भूमि को क्या किया जाता है? जोत कर तैयार किया जाता है। फसल रोपण जुताई के उपरांत मौसम के अनुकूल फसलों का रोपण किया जाता है। फसलों का रोपण मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए भी किया जाता है। पोषक तत्व प्रबंधन, फसलों के पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए उर्वरक डाला जाता है। इसमें अकार्बनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कंपोस्ट इत्यादि हो सकते हैं। सिंचाई, जहां वर्षा की पर्याप्तता हो वहां सिंचाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, कि अनुपूर्ति के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्षा की अनुपूर्ति के लिए कटाई, मड़ाई तथा भंडारण कृषि कार्य की अंतिम प्रवृत्तियां हैं, जहां फसलों से जो है खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त उपकरण कृषि कार्य के लिए बीज, खाद, सिंचाई के साथ जो है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति आवश्यक है। इससे कृषि कार्य आसान हो जाता है। पशु चालित पटेला हैरो, यह लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 1.50 मीटर कितनी होती है? पटेला की 1.50 मीटर तथा मोटाई होती है 10 सेंटीमीटर। यह भू परिष्करण यंत्र है जिसकी सहायता से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। ये पशु चालित पटेला हैरो कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि पटेला हैरो की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है और मोटाई कितनी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल, यह उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। इससे जो है जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से होता है। इस हल के प्रयोग से कृषि लागत कम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कल्टीवेटर, यह आयताकार बॉक्स होता है। अब यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि कल्टीवेटर का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो आपका उत्तर होगा आयताकार। यह ट्रैक्टर चलित होता है। ठीक है, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कारगर जुताई करता है। काली मिट्टी वाले, इससे खरपतवार नियंत्रण आसानी से होता है। कृषि कार्य अन्य उपकरणों में कोने वीडर, ड्राई लैंड वीडर, नैपसैक, स्प्रेयर, रीपर, डिगर, थ्रेसर इत्यादि ये क्या है? ये प्रमुख हैं। तो यहां से आपको याद रखना है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हमने पढ़ा है, उसका अभ्यास भी हमें करना है, उत्तर भी आपको बताना है। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? गन्ना के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए या फिर गेहूं के लिए? काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है। आपने पढ़ा है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उत्तर आपको कमेंट में लिखना है ABCD। उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, वी यानी कि कपास के लिए। काली मिट्टी फसल के लिए उपयोगी है तो वो कपास के लिए है। ठीक है, भारतीय कृषि की निर्भरता है तो मानसून पर, एल नीनो पर, पश्चिमी विक्षोभ पर या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय कृषि की निर्भरता किस पर है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, और 2 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मानसून पर। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन है तो नहर, तालाब, नलकूप या फिर ए सभी? तो कौन से साधन है जो सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 3 का ए सभी। ए सभी यानी कि डी नंबर। ठीक है, कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है तो कौन सा है? कृषि उत्पादन का आपको देखना है, प्रश्न क्रमांक 4 है और 4 का जो उत्तर है 4 विकल्प के माध्यम से आपको बताना है। तो कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है बीज, सिंचाई, मृदा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा। यूरिया है जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यूरिया क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उत्तर बताया आपने वो बताया है क्या? रासायनिक उर्वरक, वी नंबर। ठीक है,
राइजोबियम का स्रोत क्या है? दलहनी फसलें, धान की फसल, मक्का की फसल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। आपने अभी पढ़ा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 6, तो राइजोबियम का जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों दलहनी फसलें, ए नंबर। ठीक है। पौधों को किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। हमने पढ़ा था दोस्तों कि पौधों को 3 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो पोषक तत्व यहाँ पूछ भी लिए गए हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि ये तीनों ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को। ठीक है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक का बताना। प्रश्न क्रमांक 8 का, तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? आपने पढ़ा है कि जो कंपोस्ट उर्वरक है वो डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं माना जाएगा। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, फसल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर या फिर रसायनों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी कि मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। सी नंबर आपका सही होगा यहाँ पर। ठीक है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है या फिर बंजर हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 और 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही तरह की फसल अगर बार बार उगाई जाती है तो जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो कैसी बन जाती है? वो बन जाती है दोस्तों बंजर। बंजर यानी जो डी नंबर है आपका यहाँ पर सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 और 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? वृष्टि, है ना। मौसम, कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वृष्टि, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, उर्वरक से या फिर फूल से। तो सिल्वीकल्चर आपको बताना है ये किससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताएंगे आप और आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिल्वीकल्चर जो संबंधित है वो संबंधित है कैसे? वन एवं वन्य उत्पाद से। ये आपको याद रख लेना है कौन सा कल्चर किससे संबंधित है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया है, पटना है, मुजफ्फरपुर है या फिर जहानाबाद है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लीची उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? प्रश्न क्रमांक 13 का, और 13 का उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसलें आप जानते हैं, खरीफ की फसलें आप जानते हैं, चावल, चना, मूंगफली और कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 14 और 14 का आपका बिल्कुल सही होगा। चावल खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, कपास भी खरीफ की है, लेकिन बात करें चना की तो चना ये रबी की फसल है। ठीक है, तो वी नंबर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब खरीफ की फसल नहीं है बताना यहाँ पर। देखो चावल खरीफ की फसल है, गन्ना भी आपकी खरीफ की फसल है ना, लेकिन गेहूं में संशय है कि नहीं है, मक्का भी आपकी खरीफ की फसल है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं, जो कि कै की फसल है? रबी की फसल है। तो उत्तर भी आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? गन्ना अभी हमने पढ़ा था पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा में। प्रश्न क्रमांक हमारा है 16 और 16 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, सी नंबर। ठीक है,
निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? 17 का उत्तर हमें बताना है। तो किस मिट्टी का विस्तार है सर्वाधिक क्षेत्र पर? उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या होगा? क्या हो जाएगा? जड़ोल मिट्टी। जड़ोल यानी कि जो बी नंबर है वो सही होगा। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? खरीफ ऋतु की बताना है आपको। जूट, कपास, गेहूं या फिर ज्वार। तो प्रश्न क्रमांक 18 और 18 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो है दोस्तों कौन सी? कपास। कपास यानी जो बी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। बाजरा कहाँ की फसल है, मक्का कहाँ की फसल है, कॉफी कहाँ की फसल है? तो जल्दी से करें सुमेलित फटाफट से। ये 4 विकल्प हैं आपके, 4 में से एक का चयन करना है, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपने जो टिक किया है वो 1 नंबर पर टिक किया है कि बाजरा राजस्थान की है, मक्का ये आंध्र प्रदेश की है, कॉफी ये कर्नाटक की है और गेहूं उत्तर प्रदेश की है। ये आपका बिल्कुल सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। कपास, रबड़, चीनी। तो कौन सा सही है? ए बी सी डी ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है और 20 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सही सुमेलित युग्म बताना है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? चाय। और चाय कहां पर उत्पादित की जाती है चाय के लिए माना जाता है? तो वो माना जाता है असोम। असोम यानी कि जो ए नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं? तो फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं? प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर जो आपका हो जाएगा ये जुताई के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, कटाई के लिए भी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमें देखना है कि पशु चालित पटेला हैरो, पटेला हैरो हमने पढ़ा था कि लंबाई कितनी है? कितनी है लंबाई? 1.50 मीटर, 2.5 मीटर, 2.0 मीटर या 1.0 मीटर। तो प्रश्न क्रमांक है 22, पशु चालित पटेला हैरो की जो लंबाई है वो कितनी है? और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने टिक लगाया है दोस्तों ए नंबर 1.50 मीटर। कल्टीवेटर का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार? तो 23 का कल्टीवेटर का जो आकार होता है वो होता है कैसा? आयताकार, वी नंबर। ठीक है। कल्टीवेटर से जुताई किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है? तो किस प्रकार की? काली, लेटराइट, जड़ोल या फिर पहाड़ी मिट्टी? तो 24 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? काली मिट्टी, ए नंबर। कृषि उपकरण थ्रेसर का किस कृषि कार्य में उपयोग होता है? थ्रेसर का बताना है। जुताई, मड़ाई, भंडारण या इनमें से कोई नहीं? 25 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थ्रेसर का जो उपयोग होता है वो मड़ाई यानी वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारा सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है। उसके बाद हमने प्रश्नों को देखा, प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज के बारे में हमने पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे आपके पूरे के पूरे विस्तृत अध्ययन आपको करवाया है, साथ ही आपके जो प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न वो भी करवाए हैं। निरंतर क्लासें आपकी चलती रहेंगी इसी प्रकार से। ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो कोई भी डाउट लगता है क्लियर करें। इंस्टाग्राम से भी आप सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें। ठीक है। फेसबुक पर सुमित जैन, ट्विटर पर भी आपको सुमित जैन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।